अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के 5 रोज़ा दौरे के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अमेरिका, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ मुलाकात भी करेंगे और उनको हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आला हुक्काम और आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल की लीडरशिप फॉर पीस के उन्वान से हाई लेवल ओपन डिबेट में गुफ्तगू करेंगे। बढ़ती हुई सतह समंदर से मुमकिन खतरात पर आला सतह इजलास में शिरकत और गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात करेंगे, जबकि बिजनेस काउंसिल बैंकर्स को हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह किया जाएगा। और इसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर फिलिमोन यांग से भी मुलाकात है। वज़ीर आज़म यूरोपियन कमीशन की सदर अर्सला वोन डर लेन, गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स, आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात करेंगे और फ़लस्तीन में जारी सहूनी जुल्म व जबर रोकने के लिए आलमी बरादरी के इक़दाम तेज़ करने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बल्किया के ज़हराने में शिरकत करेंगे, जबकि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे के हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। पाकिस्तानी PhD स्कॉलर ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान नस्ल में बढ़ता मॉडलिंग का रुझान, लड़कियों को किन चैलेंजेस का सामना। और आपकी मुलाकात करवाएंगे कश्मीर के उभरते गुलकार मुर्शद जी से। प्रोग्राम के आगाज में हमें कहा मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि हर साल हमारे लिए परेशानी का बाइस बनता है, और वो है डेंगू। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के ताज़ा आदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इस वक्त पंजाब भर में 86 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक हफ्ते में अगर हम इस तादाद को देखें तो ये 377 तक जा पहुंची है, जबकि रवां साल अब तक 1044 केसेस सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा केसेस रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए हैं, जहां 74 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरांवाला, शेखुपुरा, अटक और मियांवाली से 2-2 केसेस हैं, जबकि लाहौर, कसूर, चकवाल और साहिवाल से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में इंसदाद डेंगू के हवाले से मुकम्मल इंतजाम किए जा चुके हैं और तमाम ज़रूरी अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। डेंगू का मच्छर अमूमन साफ़ और साकिन पानी में अफजाइश पाता है और ये मच्छर ज़्यादातर सुबह और शाम के वक्त काटता है। इस बीमारी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि आप डेंगू से कैसे बच सकते हैं और अपने घर को डेंगू के मच्छर से महफूज कैसे रख सकते हैं। अपने घर के अंदर और बाहर ऐसे मकामात जहां पर पानी जमा हो सकता है उन्हें हमें खुश्क रखना चाहिए। अगर हम गमलों की बात करें, टायरों की बात करें, दीगर खुले बर्तन जो मौजूद होते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं जमा होने देना। घरों में हमें मच्छर मार स्प्रे करना है, ख़ासतौर पर ऐसे मकामात पर जहाँ हमें ये पता है कि यहाँ पर मच्छर की अफजाइश हो सकती है। मच्छर मारने वाले जो जाल हैं और जो कॉइल हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दरवाज़ों और खिड़कियों पर हिफाजती जाल भी लगाने चाहिए ताकि मच्छर घर के अंदर दाखिल ना हो सकें। घर से बाहर निकलते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हम पूरे बाजू और टांगों को ढांपने वाले कपड़े ही पहने ताकि मच्छर आपको काट ना सकें। अपने मोहल्ले और इलाके में हमें चाहिए कि हम सफाई को भी यकीनी बनाएं और पानी जमा होने वाले मकामात को फ़ौरन ख़त्म भी करें। ये वो बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अगर हम अमल करते हैं तो फिर हम डेंगू से भी बच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर मौजूद हैं, जो कि डेंगू के हवाले से हमें मज़ीद तफसील से भी आगाह करेंगे। उनसे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डेंगू की बुनियादी जो अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं, किस तरह से वो जो एक प्रोसेस है कि हम जल्दी उसकी तशख़ीस कर लें कि किसको डेंगू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और डेंगू जो है ये एक मोहलक बीमारी है जिस तरह आप जानते हैं, और क्योंकि ये सीज़न इस बरसात के बाद मलेरिया भी फैला होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि ये मलेरिया का मरीज़ है या ये डेंगू का मरीज़ है। और क्योंकि दोनों मच्छरों के ज़रिए फैलते हैं, लेकिन दोनों के मच्छर मुख्तलिफ हैं। जो
डेंगी है, इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि तकरीबन 80% लोगों में कोई अलामात नहीं होगी, यानी कि उनको डेंगी की बीमारी भी होगी लेकिन उनके अंदर कोई अलामात नहीं आएंगी। सिर्फ 20% लोगों में अलामात आती हैं, और अलामात एक वायरल बीमारी की आती हैं, यानी कि तेज बुखार होगा, उनको सर में दर्द होगा, पट्ठों में खिंचाव होगा, आंखों के पीछे दर्द महसूस होगा। ये एक बड़ी खास निशानी होती है वायरल बीमारियों की कि आंखों के पीछे आपको पेन फील होगा। जब आप आंख को मूव करते हैं, हल्की सी ना थोड़ी सी तकलीफ हो गई, तो ये चंद एक निशानियां हैं। लेकिन ये जो स्वीयर, इसमें एक तो आम डेंगी है, उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं अगेन बहुत थोड़े लोग जिसे हम स्वीयर डेंगी या डेंगी हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। वो अलामात आपको पता होनी चाहिए, वो खतरनाक अलामात हैं। अगर आपके पेट में शदीद दर्द हो सा, अगर आपके मसूड़ों और दांतों में कहीं भी ऐसे भी खून आए या कोई इस तरह की चीज आए, खून की उल्टी आए, तो ये अलामात आपको ये बताती हैं कि आपको फौरी तौर पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है और आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बाकी जो टेस्ट हैं इसके, वो लैब्स के अंदर होते हैं। खाली अलामात की बेस पे 100% कंफर्म करना ये डेंगी है या ये क्या है, ये मुश्किल है, लेकिन आपको लैब टेस्ट के जरिए इसका। ठीक है। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा आप जरूर हमें बताएं कि सबसे पहले हमें कौन सा टेस्ट कराना है। यकीनी तौर पर डॉक्टर के पास तो जाना है, डॉक्टर भी रेकमेंड कर सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स जो किसी रिमोट एरिया में है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, वो पहले टेस्ट ही करवा के देखना चाहता है, तो कौन सा टेस्ट होता है? देखिए, इसका जिसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से लोग उसको यूज़ करते हैं एज ए प्रॉक्सी। वो आपके प्लेटलेट काउंट करते हैं, लोग ब्लड कंप्लीट टेस्ट करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि उनके क्या प्लेटलेट का जो लेवल है वो कम तो नहीं हो रहा। ये सस्ता टेस्ट है और अब इस सीज़न में हुकूमत भी इंश्योर करती है कि इसके रेट्स बहुत कम हो। बाकी जो डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, वो लैब के अंदर, बड़ी लैबों के अंदर होते हैं, उनके अंदर हम एंटीजन एंटीबॉडी या दूसरे एलाइजा वगैरह के टेस्ट करवाते हैं। तो उससे वो आम आदमी को उधर तक जाने से पहले डॉक्टर से उसको मशवरा करना जरूरी होगा। ठीक है। और डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि बुखार चढ़ रहा है, बुखार उतर रहा है, और उसके बाद जो कमर एक दर्द है वो बड़ी शदीद हो जाती है, शायद उसको कमर तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली आप फिर ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं जिन पर ज़्यादा असर करता है, जैसे आपने आंखों का बताया है, और बहुत से लोगों से मैंने भी ये सुना कि उनकी कमर में फिर शदीद दर्द होती है। देखिए, अगेन इसके अंदर जो वायरल बीमारियां होती हैं, यानी कि वायरस से फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियां, इनकी अलामात आपस में बड़ी मिलती जुलती होती हैं। तो 100% एक्यूरेसी के जरिए आप अलामात के जरिए इस पे ये तय नहीं कर सकते कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन जो इसकी मेन अलामात, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस्म के अंदर दर्द, हड्डियों के अंदर दर्द, लेकिन वो हड्डियों वाला जिसे आप हड्डी तोड़ कहते हैं, वो एक और बुखार है जिसका हम जब बात जिक्र करेंगे वो उसका करेंगे, उसमें ज्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर भी आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होती है और बुखार आपका ज्यादा रहता है, कम नहीं होता। ठीक है। और डॉक्टर साहब, डेंगू के इब्तदाई अगर हम इलाज की बात करें तो उसमें कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए? मरीजों को कौन से खास इक़दाम करने की जरूरत है उसमें? देखिए, जब बुखार वायरल, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इसका हमारे पास ट्रीटमेंट एज सच कोई नहीं है, यानी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है कि हम देंगे और वो बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है। उसमें 3-4 चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1 जो है कि जिस्म का पानी पूरा रहे, पेशेंट शुड बी वेल हाइड्रेटेड, सही रहे, उसका जो भी उसके वो पानी पी रहा है, शरबत पी रहा है, वो करे। बुखार हो तो उसको आपने पैरासीटामोल की गोलियां देनी है, किसी भी नाम से, किसी भी ब्रांड नाम से, लेकिन पैरासीटामोल। लेकिन जो एस्प्रिन डेरिवेटिव दवाइयां होती हैं, जिस तरह मैं नाम लूंगा कि जिस तरह एस्प्रिन की कोई भी फॉर्म है, वो ब्रूफेन है, वो पॉन्स्टान है, कोई भी है, वो नहीं देते। जब वायरल बीमारी का शक हो तो उसमें हम एस्प्रिन डेरिवेटिव कोई मेडिसिन नहीं देते, तो उससे एहतियात करनी है। नहीं तो लोग बाज दफा ये कहते हैं बुखार ज्यादा है तो हम ये वाली गोली ले लें। अब पैरासीटामोल सिर्फ ले सकते हैं आप किसी भी ब्रांड नेम के साथ। तीसरा, आपने उन अलामात पे नजर रखनी है जो स्वीयर बीमारी की तरफ आपको ले जाने का इशारा दे रही होती है। जिस तरह मैंने पहले बताया
कि अगर पेट में शदीद दर्द है, वॉमिटिंग आ रही है, आपको हल्का सा भी ब्लड आया है वॉमिटिंग में, स्टूल में या आपके मसूड़ों के अंदर, तो ये वार्निंग साइंस हैं कि यू नीड टू बी सीन बाय अ डॉक्टर क्विकली, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कहीं खुदा नास्ता आप सीवियर बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे। बाकी ठीक है, 95% जो लोग होंगे या 97% जो लोग जिनको डेंगू होता है, उनमें से अगेन मैं लोगों को ये बताता हूँ कि 80% में कोई अलामात नहीं आती, 20% के अंदर अलामात आती हैं और 20% के आगे 5% सीवियर बीमारी का शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अब कंफर्म हो चुका है कि किसी को डेंगू हो गया है, तो डेंगू से बचाव के लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन या प्रॉपर कोई मेडिसिन अवेलेबल है, ये भी बता दीजिएगा। जी, जिस तरह मैंने बताया कि जो मेडिसिन है वो तो अवेलेबल नहीं है कि जी जिस तरह बाज़ बीमारियों में हमारे पास एंटीवायरल होती हैं, बाज़ बीमारी जो दूसरी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो इसके अंदर हमारे पास कोई नहीं है। तो इसने आपने इसकी ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा बराह रास्त। सभी हमें जाना है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अब इसके साथ साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ये फ़लस्तीन के इशू पे बात करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान प्री 1967 की बाउंड्रीज चाहता है और चाहता है कि यरूशलेम उसका कैपिटल हो पैलेस्टाइन का, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे अमन का क़याम हो, जंग बंदी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि फ़लस्तीन में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान 2-3 चीज़ें इस पर प्रैक्टिकली कर चुका है। पाकिस्तान ने सीवन जहाज़ भिजवाए हैं, पाकिस्तान ने सामान भिजवाया है जो कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए भी किया है, C-130 के ज़रिए भी किया है। हमने ये ऑफ़र किया है कि वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नामुकम्मल रह गई है, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दिया जाएगा और उनको तालीम दी जाएगी ताकि फ़लस्तीन में डॉक्टर्स हैं उसकी किल्लत ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हम करने जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और फ़लस्तीन का इशू हमारे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के इशू दुनिया की कार्बन एमिशंस का सिर्फ 2% पाकिस्तान से जाता है, और जब क्लाइमेट चेंज के नुकसानात को भुगतने की बारी आती है, जबकि पूरी दुनिया की कार्बन एमिशंस का सिर्फ 2% पाकिस्तान से जाता है, और जब क्लाइमेट चेंज के नुकसानात को भुगतने की बारी आती है तो हम ज़्यादा भुगतते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी कि कार्बन एमिशन तो हम करते नहीं हैं, मगर जब फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज के नुकसान होते हैं, उसको हमें भुगतना पड़ता है। और सेक्रेटरी जनरल UN ने भी आके पाकिस्तान में फ्लड्स की सूरत हाल देखी, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ किया गया उसके ऊपर। तो जहाँ पे फ़लस्तीन की, कश्मीर की बात है, वहाँ क्लाइमेट चेंज की बात है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बड़े नुकसान उठाए हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी ये है कि 2018 के बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का शिकार हुई थी। हमने ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज़ किया, वेस्ट में भी नाराज़ किया, तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बड़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बड़ा है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अब एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। और उसके साथ साथ ये भी खुशखबरी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। IMF के मामलात अपने मंतकी जाम तक पहुँच चुके हैं, फाइनल एंडोर्समेंट आना बाकी है। इकॉनमी के वजह से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इमर्जिंग इकॉनमी, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हमारी मूडीज़ की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 14% ऊपर गई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स $3.1 अरब पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, इसमें पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है और पाकिस्तान की इकॉनमी से फ़ायदा ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जो हम ऑफ़र भी करेंगे और अपनी इकॉनमी की भी बात करेंगे, और IMF की खुशखबरी भी आवाम को यहाँ से सुनाएंगे कि अगर वो फाइनल हो जाता है, जो कि होने जा रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ना सिर्फ इंटरेक्शन है, बल्कि डॉक्टर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों से वज़ीर की मुलाकातें तय हैं। और मेरी कोशिश होगी बतौर वज़ीर इत्तलात आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखूँ, और एक इंटरेक्शन मीडिया के साथ भी करेंगे, और आपको इंशाअल्लाह ताला खबरों का फ्लो जो है वो टाइम के साथ साथ मिलता है। बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, वो आपको हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आइसोलेशन के शिकार मैं क्यों कहता हूँ? एक तरफ आपने CPEC बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट CPEC की स्लो डाउन कर दी, दूसरी तरफ अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया, आपने ईस्ट भी नाराज़ किया, वेस्ट भी नाराज़ किया, मिडल ईस्ट के दोस्तों को भी नाराज़ किया। आपने कहा जी मैं बेहतर जानता हूँ। मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, मगर फॉरेन पॉलिसी
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बराज़िर आपने मुलाहिज़ा की, उनका कहना था कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, जिसके हवाले से वो मीडिया को वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करते रहेंगे। एक बार फिर से हम बात करेंगे डेंगू के मौजू के हवाले से। डॉक्टर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। डॉक्टर साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अगर हम डेंगू के मरीजों की बेहतर देखभाल के हवाले से बात करें, क्या इकदाम उसमें किए जा सकते हैं? खासतौर पर बच्चों की अगर हम बात करें, बूढ़े अफराद के लिए बात करें, दोनों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? किस तरह से इन दोनों को ट्रीट करना चाहिए? देखिए, आपने एक वीडियो या टीवी न्यूज़ पे देखा होगा कि जो डेंगू के वार्ड बनाए जाते हैं उसमें मरीजों के गिर्द मच्छरदानियां लगाई जाती हैं। उससे जाहिर है कि अब उस मरीज को तो मच्छर काट चुका है, वो बीमार भी है। मकसद उस मच्छरदानी का ये होता है कि मच्छर इनको काट के इन्फेक्ट ना हो खुद, क्योंकि मच्छर एक इंसान, एक जिसको भी डेंगू होगा उसको पहले काटेगा, फिर 8 से 10 दिन के अंदर उसके जिस्म के अंदर एक साइकिल चलता है, उसके बाद वो इन्फेक्ट होता है। मसलन जो मच्छरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इंसानों के गिर्द ये लगाते हैं। तो इस वजह से अगर घर में आपके इसका कोई मरीज है तो मच्छरदानी उसके लगाइए ताकि घर के मच्छर इन्फेक्ट ना होके बाकियों को ना इन्फेक्ट करें। दूसरा, आपने घर के अंदर आपने शुरू में बहुत अच्छे तरीके से वजाहत से ये बताया है कि किस तरह आप घरों के अंदर मच्छरों को ख़त्म कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ा क्रिटिकल है। आप जो मर्जी इलाज कर लें, अगर घर के अंदर मरीज है या इलाके में मरीज हैं और आपके वहाँ मच्छर भी मौजूद हैं, ये वाले जो डेंगू फैलाते हैं, तो वो मसला हल नहीं होगा। और ये थोड़ा सा लोगों को ये मैं याद दहानी करा दूं कि मलेरिया और डेंगू के मच्छरों में जो बुनियादी फर्क ये है कि डेंगू का मच्छर सुबह से लेकर शाम तक एक्टिव होता है, यानी कि डाउन टू डस्क। इस वजह से हम कहते हैं कि सुबह जब आप सैर के लिए निकले या शाम को सैर के लिए निकले तो आप पूरी आस्तीनें पहनी हो, डार्क कलर ना पहने हो, क्योंकि मच्छर अट्रैक्ट होता है। इसी तरह दूसरा जो बड़ा फर्क है इनके अंदर, जो मलेरिया का मच्छर है वो बाहर वाला मच्छर है, उसे हम कहते हैं कि जी गाँव वाला, देहातों वाला मच्छर है। ये जो डेंगू वाला मच्छर है ये शहरी मच्छर है और ये बाहर की बजाय आपके घर के अंदर रहता है, आपके सोफों के नीचे छुपा होगा, आपके पर्दों के पीछे छुपा होगा। तो जब आप स्प्रे करें तो आप पर्दों के पीछे करें, सोफों के नीचे करें, इस तरह जो छोटी मोटी साए वाली जगह हैं कमरों के अंदर, वो आप इसको स्प्रे जरूर करें। तो सबसे पहला जो एहतियात है वो ये है कि आपने घर को मच्छरों से पाक करना है और उसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि जालियां लगाएं, इंश्योर करें कि अगर आप ऊपर पानी की टैंकी आपके है तो उसके ऊपर ढक्कन भी हो। अक्सर ढक्कन टूट जाते हैं और वो सुराख होते हैं और ये मच्छर लार्वा वगैरह दे देता है। दूसरा, हम अक्सर ये करते हैं कि परिंदों को पानी देने के लिए या जानवरों के लिए पानी के लिए हमने बाहर बर्तन रखे होते हैं अपने लॉन्स के अंदर और इधर उधर, वो इंश्योर करें कि हर हफ्ते अच्छी तरह उनकी सफाई हो, क्योंकि वहां पे लार्वा पनपता है कहीं पे भी थोड़ा सा भी। और ये साफ पानी का मच्छर है, ये गंदे पानी का मच्छर नहीं है। और इसको तो एक बोतल का ढकना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा पानी हो और ये वहां पे आपने लार्वे इसके आ जाते हैं। तो इस वजह से इन चीजों का एहतियात करेंगे तब आप बूढ़ों को भी बचा सकेंगे और बच्चों को भी बचा सकेंगे। एक दफा इन्फेक्शन हो गई, वो बच्चा हो बूढ़ा हो, उनका इशू चैलेंज ये होता है कि उनके इम्यून सिस्टम इतने मजबूत नहीं होते, तो उनके लिए हमें ज्यादा केयर की जरूरत होती है। लेकिन केयर यही है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी डेंगू हो जाता है तो यही सुनने को मिलता है कि सेब और अनार का जो जूस है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। ये मैं चाहूँगा इसको भी क्लियर कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या ये तमाम लोगों के लिए है? जैसे बहुत से लोग हैं जो शुगर पेशेंट हैं, वो तो इस जूस को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, इसका वैसे तो अनार का जूस और सेब का जूस अगर किसी को मिल रहा है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए कि उनको ना दें, लेकिन बीमारी के हवाले से कोई बराह रास्त उसकी लिंकेजेस हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए बेहतर है कि अगर उनका बहुत दिल करता है थोड़ा सा अनार के दाने वैसे खा लें तो वो बेहतर है निस्बतन जूस पीने का। जूस के अंदर कंसंट्रेटेड, बेशक आप फ्रेश भी बनाएं, उसमें शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो एज कंपेयर टू आप जब फल एक खाते हैं
फल के अंदर बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन जूस के अंदर कंसंट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज की और शुगर की। तो वो आम लोगों के लिए ठीक है, अगर वो उनका दिल कर रहा है, तबीयत मतली हो रही है और वो अनार का जूस पी लेते हैं या सेब का जूस, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बीमारी के साथ बराह रास्त एटलीस्ट अभी तक मैंने नहीं पढ़ा कि इसका कोई बराह रास्त लिंक है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जब हम प्लेटलेट काउंट की बात करते हैं कि इतने हमारे प्लेटलेट काउंट होने चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम हमें बता दीजिएगा ताकि वो भी लोगों के जहनों में हो। नहीं, देखिए, जब ये डेंगू होता है तो आपके तकरीबन बाज लोगों के 2 लाख होते हैं, बाज लोगों के 1,70,000 होते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन कब होती है? कितने प्लेटलेट जब कम हो जाए तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है? अगर तेजी के साथ आपके कम हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर को मशवरा करना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, बाज लोग 10,000 के ऊपर भी आके और उससे भी नीचे आके ठीक रहते हैं, लेकिन बाज लोग इसके ऊपर प्लेटलेट की सतह के ऊपर उनको हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आम लोग जिनका मेडिकल का एक्सपीरियंस नहीं है वो खुद इस बात का फैसला करें कि वो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऑन द प्लेटलेट काउंट्स। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, 2 लाख थे आपके पहले, अब वो 1.5 लाख आ गए हैं या उससे तेजी से, तो डॉक्टर के साथ मशवरा रखें, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ प्लेटलेट को नहीं आपके देख रहा, वो आपको एक पूरा एज ए पेशेंट देख रहा है, आपके बाकी सिस्टम्स चेक कर रहा है, आपका हार्ट चेक कर रहा है, आपके अदर सर्कुलेटरी सिस्टम चेक कर रहा है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ ट्रीटमेंट इसमें ना हो, आप डॉक्टर के साथ इन कंसल्ट जरूर रहें। बेशक इसके अंदर ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया कोई खास नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ये तो मालूमात थी डेंगू के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जो तमाम मालूमात थी वो कारामद होंगी। इस पर हमें अमल करने की भी ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द जो सबसे पहला बुनियादी काम है वो सफाई सुथराई का है। आगे बढ़ते हैं और आज हम एक ख़ास शख्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैन। जी हाँ, जैन एक भिखारी है जो कि इंडिया के शहर मुंबई की सड़कों पर पिछले 40 साल से भीख मांग रहा है। लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल भी सादा नहीं है। इसकी मजमूई दौलत की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीख मांगने के जरिए इतनी बड़ी दौलत कैसे जमा की जा सकती है? जैन की रोजाना की कमाई की अगर हम बात करें तो 2000 से लेकर 2500 रुपए है, जो कि एक आम मजदूर की आमदनी से भी कहीं ज्यादा है। दिन में 10 से 12 घंटे तक वो भीख मांगता है और कोई भी छुट्टी नहीं लेता। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जैन मुंबई में 1.2 करोड़ रुपए की जायदाद का मालिक भी है और वो अपनी बीवी, 2 बेटों, भाई और वालिद के साथ रहते हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला एक महंगे स्कूल में करवाया है, बल्कि वो खुद भी एक मुकम्मल खानदान के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भीख मांगना वाकई इतना आसान है। जैन के खानदान के जो दीगर अफराद हैं वो स्टेशनरी की दुकानें चलाते हैं, जिससे उन्हें 30,000 रुपये माहाना किराया वसूल होता है। जैन का इस हवाले से कहना है कि उन्हें भीख मांगना पसंद है और वो इसको तर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। वो अपनी मर्जी से भीख मांगते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जैन अकेले हैं? बिल्कुल भी नहीं है। भारत में ऐसे कई भिखारी मौजूद हैं जिन्होंने भीख मांगकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। कुछ लोगों के लिए यकीनी तौर पर यह एक हैरत अंगेज कारोबार बन गया है, जहां वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिल रहा है कि भीख मांगने का मतलब हमेशा से ही गुर्बत नहीं है। कुछ लोग इसको एक फनी तरीके के तौर पर भी अपना रहे हैं और अपनी महारतों और अपनी हिकमत अमलियों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैन जैसे लोग ही हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हालात हमेशा यकसा नहीं होते हैं, हर किसी की कहानी भी मुनफरिद होती है। और यही वजह है कि हमें इस पहलू को भी संजीदगी से लेना चाहिए कि भीख मांगने की दुनिया में भी बहुत हैरत अंगेज कहानियां छुपी हुई हैं जो हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की हकीकत भी दिखाती हैं। और हम आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ हैरत अंगेज स्टैट्स सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो भिखारी मौजूद हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है 26 करोड़ की आबादी में से। गिरोहों की शक्ल में हम इन्हें मुख्तलिफ सिग्नल्स पर भी देखते हैं, मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर और बाहर भी देखते हैं। और अरबों की तादाद में पाकिस्तानी चैरिटी के नाम पर डेली बेसिस पर इन तमाम लोगों को हम देखते हैं कि वो भीख देते हुए दिखाई देते हैं, जिससे बहुत से लोग गलत भी कहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चैरिटी करने के लिए आपको फिर ना तो किसी दिखावे की ज़रूरत है और ना ही आपको इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगला मुस्तहिक है या नहीं है। तो ये तमाम बातें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। When I met Dr. Ikram Ahmed, then मुझे पता चला कि there is our research where
साइंटिस्ट कैन प्रूव देयर सेल्फ। उसके बाद ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई और बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हियर। बिल्कुल, वैसे आपने अपने माँ बाप का नहीं बल्कि आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, पाकिस्तानी अवाम का नाम भी रोशन किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। केमिस्ट्री के शोबे में यूरोप के सबसे कम उम्र साइंसदान होने का एजाज अब आपने हासिल कर लिया है, एक बड़ी कामयाबी भी है। अब इसका प्रेशर भी होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी फिर आप पर आ जाती है। आप इसका अपनी जिंदगी पर और रिसर्चेस पर क्या असर देख रहे हैं? देखें, जब आप एक चीज को अचीव कर लेते हैं तब आपके सामने टारगेट्स और ज्यादा टफ आ जाते हैं जी। तब आपको उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेन रखना और कुछ आगे करना, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और फॉर मी आई एम थिंकिंग दैट व्हाट द डिफिकल्टीज व्हिच आई हैव टू अकम्प्लिश इन द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स। तो हम ये तो सोच सकते हैं कि यस, इन द फ्यूचर we can do better as much as we can, but still the things are like right now in this time I'm enjoying with my achievement, so let's see, hope for the best in future। ठीक है, तो वैसे नौजवान साइंसदानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो तहकीक पर काम करें, साइंसी मैदान में काम करें, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, खास तौर पर जो पाकिस्तानी नौजवान हैं? फॉर श्योर हमारे यहाँ आजकल के नौजवान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम पैसे की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। लाइक हर एक को क्विकली मनी चाहिए, हर कोई बस चाहता है कि बस पैसा आए, पैसा जाए, ही और शी कैन प्ले विद द मनी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सक्सेस सिर्फ पैसा होती तो बहुत सारे और लोग सक्सेसफुल होते। मैं भी अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई कांट से माई सेल्फ दैट आई एम सक्सेसफुल। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जब आपका टारगेट मनी नहीं होगा, जब आपका गोल डिसाइडेड होगा कि यस आई हैव टू अचीव इट, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आप ट्रस्टवर्दी हो आपके गोल के लेके, आप उसके साथ ऑनेस्ट हो, उसको टाइम दें, देन यू कैन अचीव। और रिसर्च जब आप एक बार अचीव कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने दरवाजे खुल जाते हैं कि हाउ यू कैन डू इन द मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वैस अहमद हरल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और वैस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर एंडोवर के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। खेलों के हिस्से में हम आपके लिए फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप और आइंदा पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तफसीलात लेकर हाजिर हुए हैं। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जारी चैंपियंस वनडे कप के पहले राउंड का अख्ताम हो चुका है और प्ले ऑफ मरहले की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। डॉल्फिन्स ने अपने आखिरी राउंड मैच में फतह हासिल की, लेकिन बदकिस्मती से यह कामयाबी उन्हें प्ले ऑफ मरहले में ले जाने के लिए काफ़ी साबित ना हुई और वो इवेंट से बाहर हो गए। प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने वाली टीमों में मोहम्मद हारिस की स्टॉलियंस, मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स, शाहीन शाह अफरीदी की लायंस और शादाब खान की पैंथर्स शामिल हैं। ग्रुप मैचेस के बाद पॉइंट्स टेबल पर मार्कोस 4 में से 3 मैच जीतकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पैंथर्स भी 3 मैच जीतने के बावजूद नेट रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर हैं। स्टॉलियंस 2 मैचेस जीतकर तीसरे नंबर पर हैं और लायंस 4 में से 1 मैच जीतकर इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है। आज प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो रहा है, जहां पहले क्वालिफायर में मोहम्मद रिजवान की मार्कोस और शादाब खान की पैंथर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आइंदा टेस्ट सीरीज की, जो अगले माह पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है। इंग्लैंड की टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपका कमेंट चैंपियंस वनडे कप के हवाले पर ही चाहूंगा कि वो आपको क्या लग रहा है, इस पैंथर्स की कारकर्दगी अगर हम देखें, मार्कोस की देखें, तमाम टीमों की कारकर्दगी आपको किस तरह की दिखाई दे रही है? जो एक मकसद है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, आपको लगता है कि चैंपियंस वनडे कप से हम उस मकसद को अचीव करने कामयाब होंगे, एक अच्छा बैकअप मिलेगा नेशनल टीम को? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो मकसद है वो शायद पूरी तरह पहले सीजन में हासिल ना हो, इसको शायद 2, 3 या उससे ज्यादा सालों पे अगर मुहित करें और इसको एक रेगुलर बेस पे ये इवेंट हो तो शायद इससे हमें कोई फायदा हासिल हो। क्योंकि आप देखें कि कोई ना तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं, ना तो बड़े हदफ, बल्कि कोई भी एक मैच भी तेज नहीं हो सका, जो कि इस तरफ निशानदेही करता है कि हमारी बैटिंग जो है वो किस तरफ जा रही है, हमारे बैट्समैन की क्या अप्रोच है। तो कोई नए सवाए 1-2 बच्चों के जिस तरह जहांदाद खान है, उसके अलावा कोई नए
चेहरे तो सामने नहीं आए, बल्कि आप ये देखेंगे जो टेस्ट टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम में नुमाइंदगी करते हैं, वो भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस बाबर और रिजवान के अलावा नहीं दिखा सके। तो मेरे ख्याल में कोई इसके फिलहाल तो ऐसे कोई नताइज हासिल नहीं हो सके कि जिसपे वो ये क्लेम किया जा सके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस कप करा के अपने मकसद में कामयाब हुआ है। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस स्ट्रक्चर की तरफ जाना है? पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, उसको बंद कर दिया गया, फिर हमने देखा पाकिस्तान सुपर लीग से जितना टैलेंट होता था, जो भी कोई एक सीजन में परफॉर्म करते थे या एक दो मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते थे, फौरन से पाकिस्तान की टीम में आ जाते थे। लेकिन पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है उसका ग्राफ अब गिरता चला जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि वो वजह क्या है? ग्रुपिंग को भी अगर हम एक साइड पर रख दें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज भी जो हैं वो प्लेयर्स की मुतासिर हुई हैं काफी। देखिए, बुनियादी वजह तो मैं समझता हूं कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो तजर्बात हैं जो हम अपने क्रिकेट बोर्ड और उसकी मैनेजमेंट और क्रिकेट टीम के साथ करते आ रहे हैं मुसलसल। आप कप्तान के हवाले से देख लें, कोच के हवाले से देख लें, मैनेजमेंट के हवाले से देख लें, इवन जो आपकी चेयरमैन है उस हवाले से देख लें, जो क्रिकेट बोर्ड की सरबराही है, हमारे तजर्बात खत्म होने को नहीं आते। ये बुनियादी वजह है जिससे हमारी टीम की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। और जो आपका दूसरा सवाल कि किस तरफ जाना चाहिए, कभी पीएसएल से डायरेक्ट खिलाड़ी उठा लेते हैं, कभी कोई डिफरेंट फॉर्मेट की क्रिकेट करा देते हैं, अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहाल हो चुकी है, लेकिन हमें वो नताइज हासिल नहीं हो सक रहे जिसके लिए जो है आपने इतना पैसा लगाया, जिसके लिए इतनी मेहनत की। और दुनिया में जो टीमें हमसे बहुत आगे प्लानिंग में और अपनी एग्जीक्यूशन में हमसे बहुत आगे चली गई है, मेरे ख्याल में इसका वाहिद हल जो हमें नजर आता है वो ये है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो कि 4 रोजा क्रिकेट होती है, जो लंबी क्रिकेट होती है, जो कि दुनिया भर में मानी हुई क्रिकेट है, कि उससे हो के जो लोग आते हैं खिलाड़ी, जो उससे तजर्बा हासिल करते हैं, तो वो ही काम आता है आपका कौमी सतह पर। तो हमारे खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास मैचेस ज्यादा से ज्यादा खिलाए जाएं, उनको उधर रगड़ा मिले, उनको उधर समझ आए, उनका टेम्परामेंट बने, उनको वहां से जो सीखने को मिलेगा उससे वो मैच्योरिटी आएगी और शायद जो है तब्दीली आए। इंडिया का जो कोई एक क्रिकेटर जब नेशनल टीम में आता है तो कम से कम 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला होता है। हम किसी को 4 खिला रहे होते हैं, किसी को 12 खिला रहे होते हैं, किसी को फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट ला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना एक बुनियादी फर्क होगा, जितनी ज्यादा खेलेंगे उतने ज्यादा मैच्योर होंगे। अच्छा समीम, मैं चैंपियंस वनडे कप पर तो उस तरह से तनकीद नहीं करना चाहूंगा। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट किसी भी सूरत में हो रही है, लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब आइंदा टेस्ट सीरीज भी होने जा रही है, उस पर भी एक तो मैं आपका तजिया चाहूंगा। उस टेस्ट सीरीज से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए थी, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं शायद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की और टेस्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास इंग्लैंड की मजबूत टीम का मुकाबला करने के लिए आप समझते हैं कि काफी तैयारी है, जो वो वनडे पर फोकस्ड हैं और वो टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बस शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए? असल में ये अचानक से चैंपियंस कप का अनाउंसमेंट हुई थी। लाहौर के एक निजी होटल में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ मिले थे, उन्होंने मशवरा दिया था कि ऐसी एक्टिविटी कराई जाए, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। अब इसका वेन्यू का इंतखाब हुआ फैसलाबाद, और इसलिए कि बाकी जगहों पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है ग्राउंड्स की रेनोवेशन हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसलिए जो है फैसलाबाद का इंतखाब किया गया। फैसलाबाद में थी गर्मी बहुत ज्यादा, तो मेरे ख्याल में ये फैसला शायद क्रिकेट बोर्ड का ठीक था, क्योंकि फैसलाबाद में जितनी गर्मी है, अगर आप उसमें 4 रोजा क्रिकेट करा रहे होते फर्स्ट क्लास, तो उसमें कोई खिलाड़ी आपका जख्मी हो सकता था, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कौमी सितारे आप कह लें, उनमें से 1-2 बुझ भी सकते थे फॉर द टाइम बीइंग, यानी क्रिकेट की टर्म में। तो इसलिए ये इस लिहाज से तो अच्छा फैसला था कि अभी भी अगरचे 50 ओवर का खेल हो रहा था, लेकिन बहुत मुश्किलात थी बॉलर्स को, आपने देखा होगा लंबे स्पेल करना, और ये मुश्किल उनके लिए हो रहा था। तो इस लिहाज से तो ये एक ठीक फैसला था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की मेरे ख्याल में कोई खास तैयारी नहीं है। इंग्लैंड लास्ट टाइम जब आया था उसने 3-0 से हमें शिकस्त दी थी, और इस दफा भी बड़ी मजबूत टीम लेके वो आ रहे हैं। और खर्चा तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो हालात हैं, अभी आप चैंपियंस कप में देख लें, हमारे जो कप्तान हैं
शान मसूद वो आप कुछ नहीं कर सके, सऊद शकील मुसलसल जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक कुछ नहीं कर पाए, हुरैरा जिनका समझ रहे थे कि वो एक बैकअप होंगे, हुरैरा से कुछ नहीं हो सका, बाबर निस्बतन बाबर रिजवान और किसी हद तक सलमान अली आगा ने जो है थोड़ा सा रन किए हैं, फिर इमाम शायद वो आ जाए टीम में जगह बना ले, उन्होंने 1-2-50 किए हैं और उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ उस बुनियाद पे शायद वो टीम में आ जाए, लेकिन हमें अपनी तैयारी कुछ उस तरह से खास नहीं लगती क्योंकि हम ठीक है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। इस माजरत के बाद एक अहम आईनी और कानूनी बहस छिड़ गई है। तफसीलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार है। उनके मुताबिक ऑर्डिनेंस के इजरा के बावजूद पहले से कायम कमेटी काम जारी रख सकती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सवाल उठाया कि ऑर्डिनेंस के फौरी बाद कमेटी की नई तश्कील कैसे की गई, और चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जजों को नज़रअंदाज करते हुए चौथे नंबर के जज को कमेटी में शामिल क्यों किया। उनका कहना है कि यह ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियार में पार्लियामेंट की मुदाखलत है, जो कि आइन के आर्टिकल 191 और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ है। खत के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस अमर पर भी एतराज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो के क़याम की कोशिश की जा रही है, जो कि आइनी और जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस का जायज़ा नहीं ले लेता या चीफ जस्टिस साबका कमेटी को बहाल नहीं करते, वो कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इस अहम अदालती मामले के बाद सियासी और कानूनी हलकों में बहस का आगाज़ हो गया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि इस तरमीम को रोकने के लिए वकला और अपोजिशन को मुत्तहिद होना होगा। दूसरी जानिब पाक फौज के इदारे ISI के लिए एक नई तैनाती अमल में आई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का फौज में एक वसी तजुर्बा है। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी खदमात अंजाम दे चुके हैं और ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में सियासी और अदालती सतह पर अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। निज़ाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये पार्लियामेंट और अल्दिया के दरमियान आइनी इख्तियार की जो लड़ाई है उसका पेशखैमा बन सकती है? एक नई मुश्किल शुरू होने लगी है हुकूमत के लिए? ये बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि ये मामला काफी अरसे से शुरू हो चुका है और उसके अंदर ये जल्दी पर तेल का काम हो रहा है। दोनों तरफ से अक़दामात किए जाते हैं, फिर उनकी हमायत या मुखालफत होती है। बिल्कुल एक पैटर्न के साथ, एक टाइमलाइन के साथ चीजें चल रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद फिर उनके 2 जजेस ने जिन्होंने इख्तलाफ किया था उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। फिर इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इस तरह से फिर एक ऑर्डिनेंस बना जिसके अंदर अभी हम मंसूर अली शाह साहब की जो बात कर रहे हैं उसके हवाले से ये मामला यहाँ तक आ पहुंचा है। अगर हम माजी करीब में देखें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी इसी तरह की मिलती जुलती शिकायत अपने दौर में भी थी और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी हम ख्याल जजेस की इस्तिलाह मुतारिफ हो रही है। पहले भी थी, कुछ जजेस के बारे में ये गुमान किया जाता है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि ये किसी मखसूस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह फिर दूसरी सियासी जमात इसी तरह के इल्जामात लगाती है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये लड़ाई फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही। ठीक है। और इस पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया की जो एक लड़ाई का मौक़िफ़ हुकूमत ने लिया है, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर बात की जा सकती है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि पार्लियामेंट और अदलिया के अंदर को महाजराई शुरू हो चुकी है और पार्लियामेंट सुप्रीम है तो ये जंग वो जीतेंगे, मैं इन सारी मुद्दे और बातों से इख्तलाफ रखता हूँ और मेरी राय में
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से अगर आपको इख्तलाफ भी हो जी, उसके बावजूद भी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। इसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती कि जो फैसला आपको पसंद आए वो तो आप कबूल कर लें, जो फैसला आपको पसंद ना आए उसके ऊपर आप इस तरह की बहसों का आगाज करें। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे हमेशा से बात की जाती है कि जो सियासतदान हैं वो वक्त से नहीं सीखते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उन्होंने हुकूमत के उन्होंने जो अपोजिशन थी उसके अगेंस्ट शिकंजा जिस तरह से तंग किया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब यही हमें कहती दिखाई देती है कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। यही तमाम बातें अब हम देख रहे हैं कि अदलिया में भी इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। अगर हम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की बात करें, उस वक्त मुस्लिम लीग नून उनसे मुतमईन नहीं थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फाइज ईसा साहब से मुतमईन नहीं है, तो फिर क्या अदलिया भी इन तमाम चीजों से नहीं सीख रही? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ इन चीजों में इजाफा हुआ है, बजाय इन सारी चीजों को कूल डाउन करके एक मुखाना रास्ता निकालने के, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए तमाम इदारे एक एक स्टेप आगे बढ़ने की बजाय एक एक स्टेप पीछे हटते। अभी आपकी बात से मुझे बिल्कुल मियां नवाज शरीफ की वो तकरीर याद आ रही है जो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाअहली के केसेस के दौरान की, कि जिसमें उन्होंने कहा कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करते हुए घर जाएं, फिर आप रिव्यू पिटीशन करें, अगर आपको इंसाफ मिलेगा तो वापस आ जाइएगा वरना ना आइएगा। लेकिन आज वही मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद में रुकावट बन रही है, मुजाहमत कर रही है। सो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ इन सारी चीजों में इजाफा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि इदारे, सियासतदान, तमाम जो अकुल व दानिश के मंबा हैं वो तमाम इदारे कुछ सीखते हैं, इन चीजों को कूल डाउन करके एक कदम पीछे हटते, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मुझे सियासी लड़ाई में इजाफा होता नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वैसे साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके इजरा से सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर आपको लगता है कुछ सवालात उठ सकते हैं, कुछ शुकूक व शुबात रह जाते हैं इसमें? बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब हम इसको टाइम लाइन के साथ मैच करते हैं तो पता ये चलता है कि पहले इसी बिल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि किसी शख्स की कोई बालादस्ती या अमरियत नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए इसके अंदर उस वक्त तरमीम की गई। पहले जस्टिस बंदियाल से ये शिकायत थी कि उनके बड़े स्पेसिफिक बेंच होते हैं और वही 3-4 नाम होते हैं, बेंच को देख के समझ आ जाती है कि किस सियासी जमात के हक में फैसला होगा। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये सारा का सारा बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके अंदर तरामीम की गई। लेकिन मामला फिर वही है कि अब जब मुस्लिम लीग नून मुश्किल में आई है और ऐसा तासुर पैदा होने लगा है कि वो तमाम मकासद नहीं हासिल हो रहे, तो फिर दोबारा तरमीम कर दी गई है। और अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी एक इख्तिलाफ राय मौजूद है जिसका इजहार कल हुआ है। बिल्कुल ऐसी, और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो खत है उसमें फिर वाज़ेह तौर पर इसी तरफ इशारा किया गया है, वन मैन शो के क़याम की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं कि उस कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है और उसने वो केसेस को जो लगाना था और बेंच बनाने थे उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो इसलिए लग रहा है कि उनका जो इख्तलाफी नोट है या जो उनकी नाराजगी है वो महज नाराजगी की हद तक ही रहेगी, क्योंकि कमेटी की वर्किंग शुरू हो चुकी है। अब हो सकता है कि इस मामले में दीगर जज साहिबान किसी मुकदमे में या किसी खुद नोटिस के अंदर इस चीज को सामने लेके आए और फिर इसका कोई फैसला करें, लेकिन फिलहाल कमेटी काम करती नजर आ रही है। ठीक है, और साबिक वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी वकला और अपोजिशन को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया। आप समझते हैं कि जो मसला है सियासी और कानूनी बहरान में भी फिर बड़ी शिद्दत से तब्दील हो सकता है, बड़ी जल्दी इसमें चेंजेस आएंगे? जी, इस वक्त का जो सियासी माहौल है वो तो जाहिर बात है इस गर्मा गर्मी का पता दे रहा है, लेकिन मामला ये है कि इन तमाम आईनी और कानूनी मसाइल के बावजूद ये हुकूमत का पहला साल है और अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ हुकूमत को। तो इसलिए पाकिस्तान की तारीख को सामने रखें या मौजूदा हालात को सामने रखें तो मुझे नहीं लगता कि पहले साल में हुकूमतें मुश्किलात का शिकार जरूर होती हैं, लेकिन ये कहना कि एक तहरीक चले या कोई ऐसा बहरान आए जिससे वो घर चली जाएं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो, तो मुझे ये खासा मुश्किल लगता है। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौर में भी मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए, लेकिन हुकूमत नहीं गिरा सके। जी
ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस तैनाती से जब हम फौजी और सियासी इदारों के दरमियान ताल्लुकात की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ताल्लुकात में कोई तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल, अब इस हवाले से दो चीजें सामने हैं। एक तो वो असूली मौक़िफ़ है कि जिसमें ये कहा जाता है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और उसके अपने फ़राइज़ हैं और उन्हीं फ़राइज़ मनसबी पे वो काम कर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि कहीं ना कहीं उन पे ये इल्ज़ामात लगते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार है, फौज कहीं ना कहीं इसमें मुलव्विस रहती है। जनरल फैज हमीद पर भी इस तरह के इल्जामात लगते रहे जी। इस सारी सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली DG ISI का रोल बहुत अहम होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिल्कुल शख्सियात जब आती हैं जाती हैं, इदारे की पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जरूर आता है। क्योंकि हमने देखा जनरल फैज हमीद के दौर में और पॉलिसी थी, नदीम अंजुम साहब के दौर में और पॉलिसी थी, नवीद मुख्तार साहब जब मौजूद थे उस वक्त कुछ और पॉलिसी थी। तो इदारे की जो एक मुस्तकिल पॉलिसी है वो तो शायद रहती है, लेकिन उसकी डिटेल्स के अंदर, जुज़ियात के अंदर कहीं ना कहीं कोई फर्क आता है। हो सकता है पॉलिसी की इंटेंसिटी बढ़ जाए, हो सकता है पॉलिसी की इंटेंसिटी कम हो जाए। तो ये बिल्कुल एक बड़ा अहम फैसला होता है और नए DG और आर्मी चीफ मिलकर फिर इस चीज को आगे लेके चलते हैं। ठीक है माई साहब, अभी एक अहम मुलाकात भी हुई है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मौलाना फजलुर रहमान से, और फिर उस मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध भी यही कह रहे हैं कि मौलाना काफ़ी पुरस्कार शख्सियत हैं, पता नहीं चलने देते कि वो किस तरफ अपना जो वज़न है पलड़े में किस तरफ डालेंगे और क्या मामला जो हैं जो उनके जहन में चल रहे हैं या उनकी पार्टी में चल रहे हैं। इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा कि पहले मोहसिन नकवी साहब गए, वफाकी वज़ीर कानून गए, वो मौलाना फजलुर रहमान को मना नहीं सके हैं। हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई है, जो भी वो तरामीम करना चाह रहे थे वो इसलिए नहीं हो सकी। अभी भी मुख्तलिफ हल्कों से कोशिशें तो की जा रही हैं। जी बिल्कुल की जा रही है, लेकिन उसके अंदर हुकूमत को जो या हुकूमती हल्कों को जो नाकामी या सुक्की का सामना करना पड़ा है वो इसलिए कि आईनी तरमीम के हवाले से उसके जो मंदरजात हैं या जो उसकी तफासील हैं उस हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से कुछ बताया गया। इस तरह से अंधा एतमाद तो शायद सियासत में कोई भी नहीं करता और मौलाना फजलुर रहमान तो फिर एक तजर्बाकार और ज़ीरक सियासतदान है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि वो जो 2/3 अक्सरियत चाहिए उसके अंदर उनके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो अब चूंकि उनकी जानिब से कोई ऐसा वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा, तो इसलिए हुकूमत ने एक प्लान B पे भी काम शुरू किया था कि जिसके अंदर स्पीकर अय्याज सादिक ने एक पार्टी पोजीशन जारी की और बताया कि इस तरह से हम इसके अंदर चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस सारे मामले को सामने रखें तो हुकूमत ये भी सोच रही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते तो फिर आईनी तरामीम के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको अमल में लाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला था उस पर अमल न करने पर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या वजूहात होंगी फिर इसकी? जी बिल्कुल, ये एक अहम कानूनी मामला इसलिए है कि इसके अंदर तमाम रियासती इदारे इन्वॉल्व हैं। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किस आईनी इदारे के बारे में क्या कार्रवाई की जाती है। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में सबसे पहले ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएगा। मुझे राना सनाउल्लाह के इस बयान में कुछ वजन भी नजर आता है। उसकी वजह यह है कि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर उनके किरदार के ऊपर भी खासी बात की है। तो ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होते हुए स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ जाएगा। तो मेरी राय में अगर ये सारा मामला आगे चलता है और इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद फिर स्पीकर नेशनल असम्बली और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इस तरह से ये कुछ टाइमलाइन बनेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर
इस हवाले से कोई कानूनी कदम आयद होगी। ठीक है, मैं सब एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। वजीर आजम के दौरा अमेरिका के हवाले से जनरल असम्बली में वो खिताब भी करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से उनकी मुलाकातें होंगी, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकातें होने जा रही हैं। ताताड़ ने भी वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, सिंगल डिजिट में इस वक्त हम आ चुके हैं। पाकिस्तान अब अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। फ़लस्तीन की अगर हम बात कर लें, मसले कश्मीर की अगर हम बात कर लें, बड़ा क्लियर स्टांस लेकर पाकिस्तान इस वक्त गया है। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने समिट ऑफ द फ्यूचर से भी खिताब किया और वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि अगर गजा जैसे सानियात होते रहे तो फिर दुनिया में पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। बड़े क्लियर स्टांस के साथ पाकिस्तान जा रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां हमने देखा कि बहुत से ऐसे हामी हैं जो कि इसराइल के पलड़े में वोट डालते हैं। जी बिल्कुल, ये दौरा अहम इसलिए भी है कि मेरे ख्याल में इसमें जो साइड मीटिंग्स होती हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जनरल असम्बली का इजलास तो एक मामूल की कार्रवाई है जिसमें एक अच्छी तकरीर और बाकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, लेकिन साइड मीटिंग्स के साथ आप अपने मुल्क के लिए, अपनी खारजा पॉलिसी के लिए कई फायदे हासिल कर सकते हैं। स्पेशली जो आज क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के अंदर उससे होने वाले नुकसानात में तो अपना हिस्सा नहीं डालता, वो तो बहुत कम है, 1 या 2% है, लेकिन जो उसके नतीजे में होने वाले नुकसान है, जो कुदरती आफात हैं, सैलाब है, बाकी चीजें हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आलमी दुनिया से पाकिस्तान को इस हवाले से पहले भी नेगोशिएट किया गया था, अब भी करना चाहिए कि हम चूंकि इस चीज के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उसका नुकसान और तबाही हमारे पर आती है, तो इसलिए हमें बेहतर तरीके से कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो नॉन पॉलिटिकल भी है, जिसमें अपोजिशन, हुकूमत सब मुत्तफिक भी हो सकते हैं, और इसको अगर एजेंडे में आगे लेके चला जाए तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे और क्लाइमेट चेंज के हवाले से कई फायदे भी हासिल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे सोशल मीडिया स्टार की जिन्होंने हाल ही में अपनी मंगनी खत्म करने की खबर दी है। हम बात कर रहे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक की, जो दुनिया के सबसे छोटे कद के गुलकार और सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत हैं। ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल रज़्ज़ाक की हाल ही में मंगनी टूट गई है, जो कि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब्दुल रज़्ज़ाक, जिनकी उम्र 21 वर्ष है और कद सिर्फ 100 सेंटीमीटर है, उन्होंने इस साल फरवरी में दुबई के मॉल में 19 साला अमीरा से मुलाकात की थी और मुलाकात की इब्तिदा दोस्ती से हुई और फिर यह ताल्लुक मोहब्बत में बदल गया। अब्दुल रज़्ज़ाक ने 24 अप्रैल 2024 को अमीरा से मंगनी की थी, लेकिन इसका ऐलान फिर मई में किया गया था। सोशल मीडिया पर अंगूठी पहनाने की तस्वीर भी वायरल हुई, जिससे उनके मदाहों ने खुशी का इजहार किया। लेकिन अब 5 माह बाद यह खबर सामने आई है कि उनकी मंगनी टूट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगनी टूटने की जो वजह है वो सकाफती फर्क को करार दिया गया है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि उन्हें ऐसी शरीक हयात की जरूरत है जो ज़हनी तौर पर मजबूत हो और जिंदगी के नए सफर के लिए भी तैयार हो। और यह बयान इस बात की निशानदही करता है कि दोनों के दरमियान सकाफती और जाती फिरकों की बिना पर यह रिश्ता बरकरार नहीं रह सका। अब्दुल रज़्ज़ाक, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और सादगी के साथ दुनिया भर में शोहरत हासिल की है, बच्चों में, बड़ों में, सब में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। उन्होंने अपने मद्दाहों से इस मुश्किल वक्त में हिमायत और समझबूझ की दरख्वास्त भी की है और उनका यह कहना है कि वो इस वक्त अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं और एक मजबूत और समझने वाली शरीक हयात की तलाश में भी हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक की मंगनी की तोड़फोड़ ने सोशल मीडिया पर काफ़ी रद्दअमल पैदा किया है। मद्दाह उनकी प्राइवेसी का एहतराम भी कर रहे हैं, साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं और इसी तरह से अब्दुल रज़्ज़ाक को भी इस मरहले को एक नए सफ़र का आगाज़ समझना चाहिए। हमारी तरफ से भी इस मुश्किल वक्त में हम उनको हौसला दे सकते हैं या बेहतरी की ख्वाहिश ही कर सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फैंस होते हैं, अगर वो नेगेटिविटी ना फैलाएं, कोई भी इस तरह के कमेंट्स ना करें और पॉजिटिविटी के साथ ही लोगों को सोशल मीडिया पर भी चीज़ें कन्वे करें, तो उससे भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर भी हो सकती हैं। बहरहाल ये तो एक न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम एक दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। मॉडलिंग का बढ़ता हुआ रुझान, खास तौर पर नौजवान नस्ल में। आजकल के नौजवान मॉडलिंग को एक पेशे के तौर पर नहीं बल्कि ख्वाब के तौर पर देख रहे हैं।
जिसे वो अपने अज़्म और मेहनत से हकीकत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडलिंग अब सिर्फ फैशन की दुनिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया और इश्तिहारी सनत ने भी इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम किया है। नौजवान लड़के और लड़कियां इस शोबे में अपनी शनाख्त बनाने के लिए कोशां हैं, लेकिन क्या ये रुझान वाकई में उनके लिए फ़ायदेमंद है या इसके पीछे कुछ पोशीदा चैलेंजेस भी हैं? आज के शो में हम इन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे और ये जानेंगे कि नौजवान इस फील्ड में कैसे दाखिल हो रहे हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये रुझान उनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। आजकल सोशल मीडिया मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, जहां मुख्तलिफ ऐप्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक जैसी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया है जहां वो अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोस, अपना टैलेंट, ना सिर्फ फॉलोअर्स की तादाद उससे बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने मॉडलिंग करियर की बुनियाद भी रख सकते हैं। इसके नतीजे में मॉडलिंग का जो दायरा है वो हम देख रहे हैं काफ़ी वसी हो गया है और नौजवान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर अपनी शनाख्त बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मॉडलिंग में शोहरत और माली मौक़े तो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक इंतहाई चैलेंजिंग और गैर यकीनी पेशा भी है। नौजवानों को कामयाब होने के लिए सख्त मुकाबले और तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। आपको अपनी फिज़ीक पर बहुत काम करना पड़ता है, तवील काम के इसमें घंटे होते हैं, नाकामी का भी खौफ होता है। तो इस तरह की जो मुश्किलात होती हैं वो भी अक्सर नौजवानों को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देती हैं। मॉडलिंग एक ग्लैमरस इंडस्ट्री ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो चैलेंजेस हैं वो भी कम नहीं हैं। आपको अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिट रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है और बहुत से जो नौजवान हैं वो फिर गैर सेहतमंद डाइट्स की तरफ चले जाते हैं। वज़न कम करने के कुछ ख़तरनाक तरीके भी हैं जिनमें कीटो डाइट्स भी हैं जो आपकी सेहत पर मनफी असर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मॉडलिंग की दुनिया में कामयाबी हासिल करना, फिर उसे बरकरार रखना, कंसिस्टेंसी उसमें रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये ज़रूरी है कि नौजवान मॉडलिंग को सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की नज़र से ना देखें बल्कि इसके पेशावराना जो इसके तकाज़े हैं उसको भी समझें। जिस्मानी सेहत की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, खुद एतमादी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस लाइफ भी गुजार सकें। मॉडलिंग में करियर बनाने वाले नौजवानों को ये भी समझना होगा कि कामयाबी वक्त और मेहनत से ही हासिल होती है। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं एक नई उभरती हुई मॉडल फातिमा महर, जो कि मेडिकल की तालिबा भी हैं और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया है कि आपको एक बैलेंस लाइफ की तरफ जाना चाहिए। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो कि मॉडलिंग में आए हैं, एक्टिंग में आए हैं या स्पोर्ट्स में गए हैं, फिर उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं किया। आप सबसे पहले क्या समझती हैं कि स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए? स्पेसिफिकली आज तो मॉडलिंग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इट इज़ सो नेसेसरी। मॉडलिंग एक ऐसा पेशा कह सकते हैं हम जिसमें हमें ये नहीं पता कि इज़ इट कंसिस्टेंट या फिर ये परमानेंट है। तो ऑब्वियसली इट इज़ टेम्परेरीली, लाइक आप इसे कह सकते हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे आप इसे लेके चल सकते हैं। सो स्टडीज़ सो नेसेसरी, इसको हमें कंटिन्यू हर चीज़ के साथ रखना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने खुद ही कहा कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, परमानेंट काम नहीं है। एग्जैक्टली। और लेकिन ये आप क्या देख रही हैं फिर आजकल इतना मकबूल क्यों होता जा रहा है लोगों में? कह सकते हैं कंपटीशन, और मेरे ख्याल से ये शौक ज़्यादा है लोगों का और ये शौक की वजह से उसको पैशन में ले जाते हैं और उस पे मतलब उसी पे सारा कुछ अपना फोकस लगा देते हैं और अपनी लाइफ को और चीज़ों से हटा देते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की या फिर अपनी शादी नहीं करते, लाइक अपनी लाइफ पर्सनली लेके चलना बहुत स्टॉप कर देते हैं। तो इसके साथ आई डोंट थिंक सो शौक को शौक के तौर पे लेके चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ अपनी लाइफ को मेंटेन ज़रूर रखना चाहिए, बैलेंस लाइफ रखनी चाहिए। आप किस तरह से देख रही हैं, जैसे कि बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स अब आ गई हैं, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं तो उस तरह से लोगों का शायद रुझान नहीं था जितना अब हो चुका है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाते हैं, फेमस भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घर से कोई सपोर्ट मिलती है या बाहर से कोई कह देता है कि यार मॉडल फेस है, मॉडल फिजिक है। ये दोनों एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये दोनों है, लेकिन आजकल आई थिंक सो सोशल मीडिया ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे, और ये आई थिंक ये जो एप्टीट्यूड है बहुत अच्छा है। लाइक मैंने भी इवन जब मैंने स्टार्ट लिया, आई जस्ट पोस्टेड माई पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एंड इट गोट वायरल, उसकी मुझे लाइक्स बहुत ज़्यादा आ गए एंड देन मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा कि इट इज़ गुड, आई शुड पोस्ट नाउ।
तो उसको मैं पोस्ट करती गई, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस और शूट्स के लिए ऑफर्स स्टार्ट हो गई। देन आई थॉट कि अच्छा है, पैसे भी साथ कमा लेते हैं। सो आई थिंक इट्स सो गुड, लाइक इन प्लेटफॉर्म से मैं बहुत ज़्यादा एक तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, दूसरा ये कि पहले इस फील्ड को थोड़ा सा नेगेटिविटी में लेके चला जाता था कि इट्स नॉट गुड, लाइक कैसे काम मिले ये वो, लाइक हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ड्यू टू दीज प्लेटफॉर्म्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गई हैं। ठीक है, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस, और अगर वो हैं, चैलेंजेस हर चीज़ में फेस करने पड़ते हैं। इवन यू आर डूइंग दिस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आप फेस कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ उसमें करूँगी, इवन इन द स्टडीज वी फेस चैलेंजेस, और इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं ऑब्वियसली, तो ये हर चीज़ में करने पड़ता है। अच्छा, आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की या अभी वो भी साथ अभी मेरी कंटिन्यू, और फिर वो कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब शूट्स एक के बाद शूट आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी रूटीन, क्योंकि देखें जाने का तो टाइम होता है शूट पर वापसी का कोई टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, इवन आज भी मेरी यूनिवर्सिटी थी और मैं शूट के लिए आई, बट आई थिंक सो कि मैनेज हर चीज को करना पड़ता है, लाइक टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, मतलब टाइम मैनेजमेंट भी फिर सीखनी पड़ती है उसमें। या आई डू वेरी वेल। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल अगर हम बात करें एक ग्लैमरस फील्ड, तो यकीनी तौर पर ये है अपने आप को फिट भी रखना है, मेंटेन भी रखना है, और एक कंसिस्टेंसी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप क्या समझती हैं, वो कितनी फिर असरअंदाज होती है किसी भी मॉडल के दिमाग में कि यार मैं उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं रहा, या मैं उस तरह से अपनी फिजिक को मेंटेन नहीं कर पा रहा, ये एक प्रेशर भी तो डे बाय डे बिल्ड होता रहता है। मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हम लोग अपनी फिजिक पे ज़्यादा करने लग जाते हैं कि हाँ मैं पतला हो रहा हूँ, मोटा हो रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से द थिंग इज़ कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। हम अपनी फिजिक को लेके ख़ुद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, मेंटली भी हमें स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली, फिर फिजिकली हम इल हो जाते हैं। तो आई थिंक सो कि एज आई एम द मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें बिल्कुल साइड पे नहीं रखनी चाहिए, अपनी हेल्थ इज़ मोर नेसेसरी। ठीक है, लेकिन जब हम मॉडलिंग की बात करें तो बड़ी वर्सटाइल लुक्स आपको देनी पड़ती हैं शूट्स में, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं शूट की भी, ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो एक डिफरेंट लुक आ रही है। आप किसी भी ब्रांड के लिए जब उनके लिए एक मखसूस शूट कर रहे हैं जिनको उनके स्पेशल शूट्स कहा जाता है या स्टिल शूट्स कहा जाता है, ठीक है, तो वो एक लुक फिर ज़रा वो डिफरेंट आ जाती है, एक्सपेरिमेंटल शूट्स आ जाते हैं उसमें, तो लुक्स पर फिर किस तरह से काम करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल टास्क है। या इट इज़ लाइक इसी तरह मैं आपको बात कर रही हूँ, कुछ लोग अपनी एक लुक के लिए या अपने एक शूट के लिए बिल्कुल पतले हो जाते हैं, लाइक लड़कों को बेड बिल्कुल रिमूव करानी पड़ जाती है, ये चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं ऑब्वियसली, फिर वरना आपको काम इंडस्ट्री में नहीं मिलता। ठीक है, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आप कितना स्कोप देख रही हैं काम का, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जब हम कंपैरिजन करते हैं बहुत बड़े दुनिया के ब्रांड्स मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फैशन शोज होते हैं जिनको पूरी दुनिया में फिर देखा जाता है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में भी फिर उस लेवल पर जाकर हम काम कर रहे हैं या इसमें मजीद भी काम करने की ज़रूरत है? मज़ीद ज़रूरत है ऑब्वियसली, हम कंपैरेटिवली अगर देखें तो हम मतलब इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा लो हैं बाकी कंट्रीज से। और जो नए आने वाले लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट डाला, उसको लोगों ने पसंद किया, फिर कोलैबोरेशंस आनी शुरू हो गई, जो नए लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या करना चाहिए, क्या एक तरीक़ेकार है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई अकेडमी तो मौजूद है नहीं इसकी, जहाँ पर आपको मॉडलिंग सिखाई जाती है। ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें यूटिलाइज करें, पॉजिटिवली करें, और उन लोगों के लिए भी जो करना चाहते हैं उन्हें मोटिवेट करें, ना कि बहुत से लोग होते हैं हेट कमेंट्स करते हैं पब्लिकली, आपको बहुत ज़्यादा पंच करते हैं कि ये क्या कर रहे हो ये वो, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए। कोई अच्छा कर रहा है काम, उसको इस चीज़ के लिए आप ज़रूर पुश करें कि हाँ उसे करना चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स का पॉजिटिव यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, और जो सीनियर मॉडल्स थे उनमें से किसी को फॉलो करती हैं या किसी के साथ कोई इंटरेक्शन है? हाँ, आई डू। ठीक है, और उनसे कभी कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत ऑब्वियसली दे आर सीनियर्स, तो बहुत अच्छे मॉडल्स हैं हमारे पाकिस्तान में। इवन क्या कहते हैं, हम मॉडलिंग में लाइक इवन जो को मॉडल्स होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने से इंसान आगे बढ़ता है, और हमें कभी भी इस चीज़ में शर्म नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैं उससे क्यों, लाइक अब लोग करते हैं ऑब्वियसली, लोग करते हैं, तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली, अभी मैं जाऊँगी तो इस चीज़ में हमें बिल्कुल पॉजिटिवली स्ट्रेट फॉरवर्डली रहना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में एक टैबू तो मौजूद है कि लड़कियों को काम
काम करते हुए जब देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं, लड़कियों को स्कूटी चलाते हुए देखते हैं। मॉडलिंग में किस तरह से फैमिली ने किस तरह से सपोर्ट किया, फैमिली ने किस तरह से अलाउ किया, क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस फिर आ जाती हैं, बहुत से आपके जो अदर खानदान के लोग होते हैं या जो अदर खानदान के लोग ही काम खराब करते हैं, ऐसे है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर इसको ठीक भी नहीं समझते हैं, तो उसको किस तरह से फिर टैकल किया आपने? मेरी फैमिली से, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो बस हल्का सा लगाने वाले करंट घर पे, तो वो कुछ करते हैं ऑब्वियसली काम, लेकिन हाँ जब कोई सक्सेसफुल देखते हैं तो फिर जलन सबको होती है। लेकिन आई थिंक सो कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे पॉजिटिवली आपको प्रमोट करना चाहिए, ना कि आप उसको डिमोटिवेट करें या फिर उसको वल्गर लैंग्वेजेस यूज करें। आई थिंक अगर ये अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको लग रहा है अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए इवन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फैमिली के बाकी लोगों की वजह से अपने बच्चों हाउ सेफ इट इज बीइंग अ गर्ल, आप क्या समझती हैं? आप शूट्स पर भी जाती हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर भी जाते होंगे, शाम भी हो जाती है, रात भी हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग शूट्स भी होते हैं, कितना सेफ आप ये समझती हैं कि अब ये एनवायरनमेंट फैशन इंडस्ट्री का बन चुका है, जिसके हवाले से हम देखते हैं कि बहुत गलत और नेगेटिव एक इमेज क्रिएट किया गया? तो वही मैं आपको बता रही थी कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी पहले इस फील्ड के लिए, लेकिन अब ये मिनिमाइज हो गई ड्यू टू दीस प्लेटफॉर्म्स। लाइक अब इतना सोशल मीडिया पहले ऐसे भी होता था कि कुछ ना कुछ लोग, कुछ एजेंट्स बीच में हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्राइस भी कट हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी बातें भी मनूवर हो रही हैं। हाँ, लेकिन अब वही बता रही हूँ कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है कि इवन कुछ भी हल्का सा होता है वो सोशल मीडिया उसको हाइप क्रिएट कर देता है। लाइक अब कुछ गलत होने लगता है तो होता नहीं है, वो दुनिया के सामने इस तरह से आ जाता है। तो वैसे भी अगर इन दैट फील्ड, इससे हटके भी अगर हम देखें, इंस्टेड ऑफ इट अगर हम पढ़ने भी जाती हैं लड़कियां तो हमें लोकेशंस पे खुद ट्रैवल करना पड़ता है, हर चीज सेफ है, लेकिन अगर आप उसको बनाकर चलते हो, मुझे अभी तक ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा कि मुझे खुद से डिसाइड करनी पड़ती है ऑब्वियसली, फिर उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला हो सकता है। इवन हम स्टडी के लिए जा रहे हैं, वैसे भी लड़की कहीं बाहर जा रही है, वो सेफ नहीं है। दिस इज पाकिस्तान एक्चुअली, और हम नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं, हमें खुद को सेफ खुद रखना है। ये फील्ड बुरी नहीं है, इसको हमने बनाया हुआ है, तो हमें उस चीज़ को खुद नेगेटिविटी को ख़त्म करना है अपने पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान की फील्ड ज़्यादा इस तरह है, लेकिन हमें इसको वहाँ से भी ख़त्म करना है, और एक तो हमें अपने जहनों से ख़त्म करना है। ठीक है फातिमा, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं अपने इस मॉडलिंग के करियर को, आप कहाँ तक देख रही हैं? क्योंकि साथ साथ आप मेडिकल की भी स्टूडेंट हैं, वहाँ पर भी आप काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर एक जिसे हम कह देते हैं कि एक फिक्स आपकी जॉब तो नहीं है मॉडलिंग, इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इसको अपना एक पक्का प्रोफेशन बना लूँ, तो वो आप अपनी स्टडीज़ को भी लेकर चल रही हैं, इसमें आप अपने करियर को कहाँ देख रही हैं या आपका क्या गोल है? नहीं, मैं अपने प्रोफेशन को साथ कंटिन्यू ज़रूर रखूंगी, लाइक अपनी मेडिकल को आगे कंटिन्यू रखूंगी, और ये कह सकते हैं आपके एज अ पैशन, हाँ एज अ पैशन मैं इसको लेके चलूंगी जब तक मेरे लिए फीजिबल है। तो लेकिन मैं मॉडलिंग से ज़्यादा एक्टिंग में परस्यू करूंगी। इफ आई विल हैव एनी गुड अपॉर्चुनिटी देन आई विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। ठीक है, और एक्टिंग के लिए आपको क्या लगता है कि कोई सूटेबल एकेडमी पाकिस्तान में मौजूद है जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है, या फिर कुछ लोग होते हैं वो बॉर्न एक्टर होते हैं? ये वही बॉर्न एक्टर वाली ही बात कह सकते हैं हम, ये एक्सप्रेशंस हमारे अंदर की है, ये हम जहां मर्जी से सीख ले नहीं आ सकते। ठीक है, और जो नए मॉडलिंग में आने वाले बच्चे हैं या लड़के हैं लड़कियां हैं, आपको भी अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, आप क्या समझती हैं उन्हें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए? टाइम बड़े तेज़ी से हम देख रहे हैं कि रैपिडली टाइम चेंज हो रहा है, डिफरेंट तरीके से अब तमाम जो बिजनेसेस हैं वो काम करते हैं, तमाम लोग काम करते हैं, अगर टाइम के साथ हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं फिर हम ज़रा पीछे रह जाते हैं। हाँ, अपडेशन ज़रूरी है, और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और इसके साथ साथ आप पॉजिटिव एप्टीट्यूड लेके चलें, किसी को ये नहीं समझें कि मैं इससे आगे बस उसको धक्का मार के चल पड़ूं। जो आपके नसीब में है, जो आपकी मॉडलिंग में भी ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अब तो आपको भी पता है, तो इसमें भी हमें अपने साथ मतलब सेल्फिश नहीं होना, अपने साथ सिंसियर रह के, अपने काम के साथ सिंसियर होकर आप चलें, आपके लिए रास्ते खुद बनते हैं। ठीक है, अच्छा आपको स्टिल शूट ज़्यादा पसंद है, वीडियो शूट ज़्यादा पसंद है, या फैशन वीक ज़्यादा पसंद है? बीइंग अ मॉडल आपका जो एक होता है इंसान को खुद से जिसमें कंफर्ट ज़्यादा होता है या जो करके ज़्यादा मज़ा आता है, वो इन तीनों में से क्या है? मुझे वैसे फैशन ग्लैमर ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्टिल्स में ये है कि
बस आपने खड़े होकर अपनी गेम दिखानी है, जल्दी से आपका काम खत्म हो जाना। उस अगर टाइम के लिए देखें तो स्टिल शूट ज्यादा बेटर है। ठीक है। और जब फैशन वीक्स की बात होती है तो फैशन वीक्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया है या अभी तक नहीं किया? मुझे रैंप वॉक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई डिडंट डू दिस। जो भारी जोड़े नहीं, मैंने क्या कहते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, ब्राइडल बहुत ज्यादा कैंपेन्स की हुई हैं, मतलब हुसैन रिहार के लिए, बहुत से बड़े ब्रांड्स के लिए, लेकिन मुझे वॉक्स में कुछ खास इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पे हम आपका काम भी देख रहे हैं और यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा आप काम करती दिखाई दे रही हैं। इन फ्यूचर अब क्या प्लान्स हैं, कहाँ तक गोल सेट किए हुए हैं, किस लेवल तक मॉडलिंग के काम को लेके जाना है? वही मैं आपको बता रही थी, मॉडलिंग से ज़्यादा मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको एक्टिंग में लेके जाऊँ इंशाल्लाह। इवन आई हैड क्या कहते हैं ऑफर, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये मेरे पोटेंशियल नहीं थी, मुझे ट्रैवल करना था कहीं और। ठीक है, तो इसके साथ अब इंशाल्लाह अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी देन आई विल गो फॉर इट। ठीक है, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। फातिमा महर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, वादी कश्मीर के उभरते हुए गुलकार हैं जिनके कुछ गाने भी हमने आपको सुनाए हैं। मुर्शद जी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, बहुत वायरल हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। मुर्शद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे ये मौका दिया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं नाम पर ही आ जाता हूँ। ये मुर्शद जी नाम किसी ने दिया और अब असल नाम क्या है, ये स्टोरी क्या थी, ये बैकग्राउंड बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। जी, मेरा असल नाम जो है वो लियाकत अली है। मेरे कुछ दोस्त थे साथी मेरे, वो मुझे मुर्शिद के नाम से पुकारते थे, तो एक्चुअल में हमें एक स्टेज नेम की जो है ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये नाम जो है ये नाम रख सकते हैं, ये अच्छा नाम है। ठीक है, और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि ये जो नाम आपने सेलेक्ट किया, स्टेज नेम सेलेक्ट किया हुआ है, ये सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस होने की वजह भी शायद ये नाम बना है। बेशक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, किस कौन से जॉनर के गाने गाते हैं वो हमें बताइएगा, फिर हम आपसे गाने भी सुनते हैं। जी, मैं पहाड़ी भी गाता हूँ और पंजाबी फोक भी गाता हूँ, ठीक है, और हिंदी गाने भी गाता हूँ। जी, और कब से गा रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, बचपन से शौक है? बहरहाल सीखा नहीं है मैंने, पर शौक जो है मुझे वो बचपन से है, और थोड़ा बहुत घर में माहौल था कि मेरी वालदा जो है वो अच्छी गुनगुनाती हैं और वालिद साहब भी अच्छा गुनगुनाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा था असर। बट यानी कि फिर फैमिली की तरफ से तो आपको पूरी सपोर्ट थी? सपोर्ट नहीं है इन द सेंस कि वो उनमें से कोई बंदा एज अ प्रोफेशन सिंगर नहीं है। ठीक है, मैंने ही इसमें जो है आगे मैं फर्स्ट हूँ अपनी फैमिली का मेंबर जिसने ये सोचा कि चलो सिंगिंग में भी कैरियर बन सकता। ठीक है, और मुर्शद सिर्फ सिंगिंग पर फोकस है या फिर इसके साथ भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो म्यूजिक ही है फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद ही है सारा कुछ। ठीक है, और अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, या किसी और तरह से भी जो अपनी कोई एल्बम है वो भी ला रहे हैं, या अगर कॉन्सर्ट्स हैं? अभी तक कॉन्सर्ट्स काफी सारे जो हैं वो आए थे पर किए नहीं है हमने। बहरहाल आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, और एल्बम्स भी हैं कुछ रेडी जो आने वाले वक्त में रिलीज होंगी। सोशल मीडिया पे हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पर सबसे वायरल जो गाना आपका हुआ, मैं जरूर चाहूंगा आज आप हमें शो में जरूर सुनाएं। जी, ओ पर काला हो कामादा, ओ दुनिया ते लख रिश्ते, सच्चा रिश्ता मामा दा, पर काला हो कामादा, ओ दुनिया ते लख रिश्ते, सच्चा रिश्ता मामा दा, गल रत्तियां कमीज़ाने, ओ मामा ना मार रब्बा, मामा मिठियां वे चीज़ाने, ओ गल रत्तियां कमीज़ाने, ओ मामा ना मार रब्बा, ओ मामा मिठियां वे चीज़ाने। बहुत खूब मुर्शद। अच्छा, ये बताइएगा आप कि अभी सोशल मीडिया पर किस तरह का रिस्पांस आ रहा है, या आपके इलाके के जो लोग हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अपने इलाके की बात करूं तो अपने इलाके के लोग बहुत सारे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, और
अगर बाहर के मुल्कों की बात की जाए और बाहर की स्टेट्स की भी अगर बात की जाए तो माशाल्लाह काफी लोग जो है मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है। मेरी आवाज में या मेरी सिंगिंग में उतनी अल्लाह ने वो तासीर तो नहीं बख्शी है, मगर फिर भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, पता नहीं। ठीक है। अच्छा, शुरू से आप कश्मीर में ही रह रहे हैं, वहीं से आपका ताल्लुक है, वहीं पले बड़े हैं? मेरी जो 12वीं क्लास तक की जो तालीम है वो मेरी जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुई है। उसके बाद मैं पंजाब में रहा काफी अरसा पढ़ाई के सिलसिले में, और वहीं पे मेरा जो म्यूजिक का सिलसिला था वहीं से शुरू हुआ। और फिर यहीं पंजाबी आपने सीखी, जैसे आपने अभी हमें सुनाया भी है? जी नहीं, पंजाबी मेरे को आती थी पहले से। अच्छा, और अभी पाकिस्तान की अगर किसी सिंगर की बात करें, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे रहे हैं, सिंगर्स अभी भी मौजूद हैं, आप किससे इंस्पायर हैं? किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है? काम में अगर बात कीजिए तो बिलाल सईद मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम अच्छा लगता है। तो अगर इंस्पिरेशन है तो वो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उस्ताद, तो वो इंस्पिरेशनल हैं मुझे लगता है। जितने भी बडिंग सिंगर्स हैं और जितने भी मुझे लगता है बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन अगर कोई है इस फील्ड में तो वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। यकीनी तौर पर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो आपके इलाकाई गाने हैं, इलाकाई सॉन्ग है, वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें, वो भी सुनाएं। ये एक पाकिस्तानी सॉन्ग है, मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। जरूर। कोठे ते आ माहिया, कोठे ते आ माहिया, ओ मिलना ते मिल आके, नहीं ते खसमानू खा माया, ओ मिलना ते मिल आके, नहीं ते खसमानू खा माया, की लैना ए मित्रा तू, की लैना ए मित्रा तू, ओ मिलन ते आ जावा, डर लगदा ए छितरा तू, ओ मिलन ते आ जावा, ओ डर लगदा ए छितरा तू। बहुत खूब। मुझसे मैं ज़रूर चाहूँगा कि जब भी आप लाहौर आएँ तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको स्टूडियो में भी दावत देंगे। अच्छा, अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? म्यूजिक जो मेरा एक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी ज़िंदगी में म्यूजिक के लिए। बाकी फ्यूचर में यही सोचा है कि म्यूजिक को ही लेके आगे हमने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हुई हैं। जैसे म्यूजिक में हमारा एक जेके गीत जो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल है, उसको हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हैं कि जिन लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनको प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराया जाए, और खुद भी जो है मेहनत करके हम लोगों के तक पहुंच पाए, जैसे आप तक पहुंचे हैं जी। बाकी बाहर के मुल्क जो है वहाँ के लोगों तक भी पहुंच पाए। तो मुझे लगता है म्यूजिक की एक चीज है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज है कि म्यूजिक में म्यूजिक ही एक चीज है दुनिया में वाहिद जो प्यार को बढ़ाती है और नफरत को कम करती है म्यूजिक। तो बिल्कुल ऐसी है। कश्मीर के तमाम लोग हमारे दिलों में बसते हैं। वो कश्मीर का इलाका बेशक उस तरफ है या इस तरफ है, तमाम लोग हमारे भाई हैं। वादी कश्मीर के उभरते हुए गुलकार मुर्शद जी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।